नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल अमित गरवा पे। तो चलो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आज हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। ठीक है, तो आपको पता है कि भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। ठीक है, और इसकी स्थापना के पीछे अंग्रेज़ों का एक बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज हैं वो कोई भी चीज़ अपने फ़ायदे के बिना नहीं करते थे। क्योंकि जब 1857 की क्रांति होती है तो उससे अंग्रेज़ों ने एक सीख ली कि यदि भविष्य में 1857 की जैसी क्रांति न हो, इसके लिए क्या किया जाए। तो उन्हें सोचा कि भविष्य में यदि ऐसी क्रांति फिर दोबारा न हो तो इसके लिए हमें एक ऐसे दल या ऐसे संगठन की स्थापना करनी होगी जिसके ज़रिए हमें जो भारतीय लोग हैं, जो उनके विचार हैं, उनके बारे में हमें पता चल सके। ठीक है, यानी उनकी जो मंशा है उनके बारे में हम जान सकें। और इसी उद्देश्य से उन्होंने स्थापना की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, क्योंकि जो भारतीय हैं वो अपनी बात किसको बताएंगे, कांग्रेस को। और कांग्रेस के जरिए जो बातें वो कांग्रेस के जरिए जो बातें हैं वो हमारे तक पहुंच जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने के पीछे अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा रोल था। और इसकी स्थापना होती है वो होती है 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर को एक बार पूछा गया था कि 28 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, कांग्रेस दिवस। ठीक है, तो कांग्रेस दिवस कब मनाया जाता है, 28 दिसंबर को। ठीक है, और इसके जो संस्थापक थे वो थे A.O. ह्यूम। कई बार पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसके संस्थापक कौन है, A.O. ह्यूम। ये थे इटावा के एक रिटायर्ड डीसी थे। इटावा के रिटायर्ड डीसी हुआ करते थे A.O. ह्यूम जी। और जो शुरुआत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम न होकर भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम होता, यानी कांग्रेस के स्थान पे क्या था, संघ था। क्या था, संघ। और जो कांग्रेस जो शब्द है इसका प्रयोग किया है दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस शब्द का प्रयोग किसने किया, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, तो आपको पूछ लिया जाए कि शुरुआत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या नाम होता था, भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम होता था। और संघ के स्थान पे जो कांग्रेस शब्द का प्रयोग किया था वो किया था दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, और जो कांग्रेस शब्द है वो एक अमेरिका का शब्द है और इसका मतलब होता है शक्तिशाली लोगों का समूह। ठीक, तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को होती है। कांग्रेस दिवस हम 28 दिसंबर को मनाते हैं। A.O. ह्यूम इसके संस्थापक थे। और एक बार पूछा गया था इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थे, इसके प्रथम अध्यक्ष थे तो W.C. बनर्जी। कौन थे, W.C. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इसकी स्थापना बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में थी। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में होती है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना होनी थी वो होनी थी पुणे में, लेकिन पुणे में हैजा फैलने के कारण इसकी स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में होती है। तो इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, कहाँ पर हुई थी, बम्बई में हुई थी। होनी कहाँ पर थी, पुणे में। तो इसकी स्थापना पुणे में होनी थी, लेकिन वहाँ पर हैजा फैलने के कारण इसकी स्थापना बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में की जाती है। और जो पहली बैठक हुई, कांग्रेस की जो पहली बैठक हुई थी उसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया था। कितने सदस्यों ने भाग लिया था, 72 सदस्यों ने भाग लिया था। और HSC के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि उन 72 सदस्यों में थे, कितने सदस्यों ने भाग लिया था, 72 सदस्यों ने भाग लिया पहली बैठक में। और 72 सदस्यों में एकमात्र हरियाणा से थे, हरियाणा के एकमात्र व्यक्ति, हरियाणा के एकमात्र व्यक्ति थे राय बहादुर मुरलीधर। कौन थे, राय बहादुर मुरलीधर। ठीक है, ये HSC के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और कुल कितने सदस्य जिन्होंने भाग लिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बैठक में, 72 सदस्य थे जिन्होंने भाग लिया था। हरियाणा से एकमात्र थे राय बहादुर मुरलीधर। पहली बैठक कहाँ पर होती है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में होती है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी। अब हम पढ़ेंगे उन महत्वपूर्ण अधिवेशनों के बारे में जिनसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं SSC में, जो आज तक पूछे गए हैं उन्हीं महत्वपूर्ण अधिवेशनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है,
तो हम सारे अधिवेशनों के बारे में नहीं पढ़ेंगे आज, लेकिन इम्पोर्टेंट जितने भी महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो हम शुरुआत करते हैं 1886 के अधिवेशन से। ठीक है, तो कहाँ पे करते हैं 1886 के अधिवेशन से। जो 1886 का जो अधिवेशन था वो हुआ था कलकत्ता में। कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी दादा भाई नौरोजी ने। जो दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी 1886 में यह अधिवेशन होता। ये इम्पोर्टेंट क्यों है कि दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता की, 3 बार अध्यक्षता की थी। एक तो 1886 में, फिर 1893 में करते हैं और 1906 में भी। 1886 में जो कलकत्ता में अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। और दादा भाई नौरोजी थे वो पारसी धर्म से संबंधित थे। तो मतलब पहले पारसी अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो वो थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इनसे इतना ही पूछा जाता है। अगला जो अधिवेशन है वो होता है 1887 में। यानी हम पहले 3 लगातार पढ़ेंगे 1886, 1887, 1888 अधिवेशन। 1887 का जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था मद्रास में। कहाँ पर? मद्रास में हुआ था। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने। बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। मैंने आपको पूछ लिया जाए कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, और उसके बाद अधिवेशन 1888 में होता है। कहाँ पर होता है? इलाहाबाद में। कहाँ पर होता है? इलाहाबाद का अधिवेशन होता है। और इसमें जो अध्यक्ष थे वो थे जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले। ठीक है, और जॉर्ज यूले से पूछा जाता है कि कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था, तो वो था जॉर्ज यूले। तो इससे यही पूछा जाता है कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष ये कौन थे? पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। ठीक, तो ये 3 लगातार याद करें आपको। 1886 का कलकत्ता अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने, और 1887 का मद्रास अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने। ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक, यदि पहले आपको अंग्रेज अध्यक्ष पूछ ले तो जॉर्ज यूले थे 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन। और 1887 से एक और याद रखना कि 1887 में मद्रास को नगर निगम बनाया गया था। क्या बनाया गया था? नगर निगम। ठीक है, 1887 में मद्रास का बना था नगर निगम बना। ठीक है, तो 3 लगातार आपको याद करना है। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन है वो पढ़ेंगे हम 1896 का। 1896 का जो अधिवेशन है वो क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि 1896 के अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत को गाया गया था। यानी पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत गाया गया था, ये आपको पूछ लिया जाए तो वो था 1896 का अधिवेशन। 1896 के अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। ठीक है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना। राष्ट्रीय गीत पहले गाया गया था और राष्ट्रीय गान बाद में गाया जाता है 1911 के अधिवेशन में। और दोनों अधिवेशन है वो कलकत्ता में हुए। यानी जब राष्ट्रीय गीत गाया गया तब भी कांग्रेस में हुआ था, और राष्ट्रीय गान गाया गया ना, राष्ट्रीय जो गीत गाया गया था वो भी कलकत्ता में हुआ था, और राष्ट्रीय गान जब गाया जाता वो भी कलकत्ता में होता। तो हम पढ़ेंगे 1896 का अधिवेशन। 1896 का जो अधिवेशन था इसकी ये जो हुआ था वो तो हुआ था कलकत्ता में। ठीक है, इसकी जो अध्यक्षता की थी इस अधिवेशन की वो की थी रहीमतुल्लाह ने। रहीमतुल्लाह जी ने। ठीक है, यानी आपको पूछ लिया जाए जब राष्ट्रीय गीत गाया गया कलकत्ता अधिवेशन तब अध्यक्ष कौन थे, तो रहीमतुल्लाह जी अध्यक्ष थे। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया।
गाया गया। ठीक है, और राष्ट्रीय गीत हमारा क्या है? वंदे मातरम। कौन सा है? वंदे मातरम। ठीक है जी। और वंदे मातरम यदि पूछ लिया जाए इनके गाने की जो अवधि है वो कितनी है, यानी कितने सेकंड में गाया जाता है? 65 सेकंड में। ठीक है, तो 65 सेकंड भी आ सकता है ऑप्शन में, या फिर 1 मिनट 5 सेकंड भी आ सकता है, यानी 65 सेकंड 1 मिनट 5 सेकंड। ठीक है, ये आपको याद करना है। और इसके रचयिता कौन थे? वो थे बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, और इसका एक उपन्यास पूछा जाता है, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास कौन सा था? आनंद मठ। आनंद मठ, जो बांग्ला भाषा में लिखा गया था। और वंदे मातरम है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। 65 सेकंड इसकी अवधि होती है और पहली बार 1896 के अधिवेशन में गाया गया था। इसे इम्पोर्टेंट यही क्वेश्चन आते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं 1905, 6 और 7 3 लगातार अधिवेशन पढ़ेंगे। पहले हमने 3 लगातार पढ़े थे, 86, 87 और 88 का अधिवेशन। फिर हमने पढ़ लिया 1896 का अधिवेशन। अब हम 3 लगातार अधिवेशन पढ़ेंगे, 1905 का अधिवेशन और 1906 का अधिवेशन और 1907 का अधिवेशन। 3 इम्पोर्टेंट क्यों है ये? क्योंकि 1905 का जो अधिवेशन था उसमें पहली बार स्वराज्य की मांग उठी थी ना, स्वदेशी की मांग उठी थी इसमें पहली बार। 1906 में स्वराज्य की मांग को उठाया गया था और 1907 में कांग्रेस 2 दलों में, 2 गुटों में विभाजित हो गई थी, इसलिए इम्पोर्टेंट। 1905 का अधिवेशन था वो हुआ था बनारस में, बनारस में। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। गोपाल कृष्ण गोखले जी। ठीक है, किनके गुरु थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी होते थे। और इसमें क्या है कि इसमें स्वदेशी की मांग को उठाया गया था, स्वदेशी की मांग को उठाया गया, तो उठाया। ठीक है जी। तो आपको पूछ लिया जाए कि स्वदेशी की मांग को किस अधिवेशन में उठाया गया था? 1905 के अधिवेशन में उठाया गया था। इसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। अगला अधिवेशन हम पढ़ते हैं 1906 का अधिवेशन। और 1906 का अधिवेशन है वो हुआ था कलकत्ता में। कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में। और इनके जो अध्यक्ष थे वो थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। दादा भाई नौरोजी। ठीक है जी। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें स्वराज्य की मांग को उठाया गया था, की मांग को उठाया गया। इसलिए पूछा जाता है कि स्वराज्य की मांग को किस अधिवेशन में उठाया? 1906 के अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता की दादा भाई नौरोजी जी ने। अब पढ़ेंगे हम 1907 का अधिवेशन। 1907 का जो अधिवेशन था वो था सूरत अधिवेशन, यानी कहाँ पर हुआ था? सूरत अधिवेशन। और 1907 का अधिवेशन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 1907 के अधिवेशन था उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष का जो पद है उसका मुद्दा उठाया गया था। यानी कांग्रेस का जो अध्यक्ष है, गरम दल के जो नेता थे वो चाहते थे कि अध्यक्ष अपना बने और नरम दल के नेता चाहते थे कि अध्यक्ष अपना बने। तो 1905 से जो पहले के जो नेता रहे उनको कहा जाता है नरम दल के नेता। ठीक है, और नरम दल के जो नेता थे वो क्या थे कि वो कांग्रेस की नीतियों में विश्वास, यानी अंग्रेजों की नीतियों में विश्वास करते थे। ठीक है जी। और यदि वो अपनी मांग रखते थे, यानी 10-11 मांग उन्होंने रख दी, यदि उनके 1-2 मांग को भी मान लिया जाता था तो वो समझते थे कि अंग्रेज हमारी बात मान रहे हैं। ठीक है, वो थे नरम दल के नेता। और गरम दल के नेता ऐसे नेता होते थे यदि उनके जो 10 मांग रख दी, यदि 10वीं मांग नहीं मानी जाती है तो वो क्या होते हैं कि हमारी की बात नहीं मानी जा रही है, ऐसे नेता होते थे गरम दल के नेता। तो सूरत अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष जी ने। रास बिहारी घोष जी ने।
रास बिहारी घोष। कई बार गलत हो जाता है, रास बिहारी घोष कर दिया जल्दी जल्दी में, लेकिन इसकी जो अध्यक्षता आपकी रास बिहारी बोस नहीं, ये है घोष, रास बिहारी घोष याद रखना आपने। रास बिहारी घोष के द्वारा 1907 में सूरत अधिवेशन। लेकिन ये जो अधिवेशन है पुणे में होना था, अध्यक्ष का मुद्दा उठा तो ये रातों रात सूरत में क्या कर दिया था, शिफ्ट कर दिया गया था इसको। और इसमें जो कांग्रेस है वो दो गुटों में विभाजित हो गई। कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो गई थी, दो गुटों में विभाजित हो गई थी, विभाजित। ठीक है, यदि आपको पूछ लिया जाए कि कांग्रेस दो गुटों में विभाजित कब हुई, तो 1907 के अधिवेशन में नरम दल व गरम दल में, इसमें नरम दल व गरम दल में। ठीक है जी, नरम दल व गरम दल में कांग्रेस विभाजित हो गई थी इसमें। और इसके अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष जी ने। तो इसमें अध्यक्ष का मुद्दा भी उठाया गया था। तो इसने हमने पढ़ दिया 1905 का, 6 का, 7 का, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ साथ हमको याद भी करना है। और ये वे इम्पोर्टेंट अधिवेशन है सारे जिनसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे 1905, 6, 7 पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे 1911 का अधिवेशन। ठीक है, 1911 का अधिवेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? 1911 का जो अधिवेशन है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस अधिवेशन में राष्ट्रीय गान गाया गया था। हालांकि उस समय राष्ट्रीय गान का दर्जा प्राप्त नहीं था, इसे स्वागत गीत कहते थे उस समय। 1911 के समय राष्ट्रीय गान को क्या कहते हैं? स्वागत गीत। इसे राष्ट्रीय गान का जो दर्जा है वो तो दिया गया बाद में 24 जनवरी 1950 में, जब संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, तो उस समय इसे राष्ट्रीय गान का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो ये अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? ये कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी विष्णु नारायण दत्त ने। विष्णु नारायण दत्त ने। ठीक है जी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? विष्णु नारायण दत्त ने। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया। राष्ट्रीय गान गाया गया। ठीक है, क्या गाया था? राष्ट्रीय गान गाया गया था। लेकिन हालांकि उस समय राष्ट्रीय गान नहीं होता था, इसे क्या कहते थे? इसे स्वागत गीत कहा जाता था। स्वागत गीत। क्या कहा जाता है? स्वागत गीत। इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने जब दिल्ली दरबार लगा था 1911 में, जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी जब भारत आए थे उनके स्वागत के लिए गाया था, जन गण मन अधिनायक जय हो। ठीक है, भारत भाग्य विधाता, यानी उनकी एक समझो कि उनकी बढ़ाई की गई थी इसमें। ठीक है, उनके स्वागत के लिए गाया गया था। तो इस समय क्या था? स्वागत गीत कहा जाता था। और इसकी रचना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसकी रचना की थी। यदि आपको पूछ लिया जाए तो जो जनगण मन है इनके गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकंड। कितने? 52 सेकंड। और इसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इनकी जो मिनिमम अवधि है, यानी कम से कम समय, मिनिमम अवधि, वो होता है 20 सेकंड का। ठीक है, राष्ट्रीय गान की जो मिनिमम अवधि है वो 20 सेकंड। ये कब गाया जाता है? कब शोक हो तब गाया जाता है, शोक के अवसर पर गाया जाता है। इसमें केवल एक ही जो पैराग्राफ है वो पढ़ा जाता है राष्ट्रीय गान का, यानी 20 सेकंड। और इससे स्वागत गीत से जो अंग्रेज थे, जो जॉर्ज पंचम था, महारानी मेरी थी, इतने प्रसन्न हुए थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या क्या था? हमें पढ़ा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। लेकिन इस स्वागत गीत से प्रसन्न होकर उन्होंने इनका रविंद्रनाथ टैगोर का नाम भेजा था नोबेल के लिए, नोबेल पुरस्कार के लिए 1911 में। और बाद में देखते हैं कि भाई ये तो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी कि स्वागत गीत खातिर नोबेल दिया जा रहा है। तो इसको क्या कर दिया जाते हैं? इसका फिर स्वागत गीत में नाम न देकर क्या है, गीतांजलि के नाम के लिए दिया जाता है। और 1913 में क्या है, 1913 में गीतांजलि के लिए, किस पुस्तक के लिए? गीतांजलि के
इसे 1913 में क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार मिलता है। और रविंद्रनाथ टैगोर जी एशिया में साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। क्या थे? प्रथम व्यक्ति थे, यानी प्रथम व्यक्ति किसमें? साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता, एशिया में, भारतीय नहीं में, एशिया में साहित्य में नोबेल विजेता। ठीक है जी, तो आपको याद रखना है ये। तो 1911 का अधिवेशन इसलिए इम्पोर्टेंट था तो इसमें पहली बार राष्ट्रीय गान को गाया गया था, उस समय इसे स्वागत गीत कहते थे। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी रचना की थी। 52 सेकंड इसकी अवधि होती है, लेकिन मिनिमम अवधि पूछ ले तो 20 सेकंड की होती है। और बाद में 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद हम अधिवेशन पढ़ेंगे 1911 के बाद 1916 का अधिवेशन। 1916 का जो अधिवेशन है वो किस लिए इम्पोर्टेंट है? 1916 का अधिवेशन 1916 का अधिवेशन है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1916 में जो कांग्रेस है, जो 1907 में दो गुटों में विभाजित हो गई थी, वो 1916 में दोबारा एक हो जाती है। ठीक है, यानी नरम दल और गरम दल एक हो जाते हैं 1916 के अधिवेशन में। और मुस्लिम लीग भी आकर इसमें जुट जाती है। तो ये कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? MC मजूमदार। ठीक है, MC मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। लखनऊ में अधिवेशन हुआ था और इसमें क्या हुआ था? नरम दल प्लस गरम दल क्या होते? एक हो, यानी मिल गए थे। ठीक है, और ये अलग कब हुए थे? 1907 के सूरत अधिवेशन में। और इसमें मुस्लिम लीग भी शामिल हो गई थी। कौन सी? मुस्लिम लीग भी शामिल हो गई थी। ठीक है जी, इसलिए अधिवेशन इम्पोर्टेंट है। तो अगला जो अधिवेशन है वो हम पढ़ेंगे 1917 का अधिवेशन। ठीक है, 1916 का पढ़ दिया। अगला अधिवेशन है वो है 1917 का अधिवेशन। 1917 का जो अधिवेशन है वो किस लिए इम्पोर्टेंट है? क्योंकि 1917 का अधिवेशन में पहली बार किसी महिला को अध्यक्ष बनाया गया था, यानी कांग्रेस की पहली अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो वो थी एनी बेसेंट। यानी 1917 में कलकत्ता ही अधिवेशन था ये। ठीक है, और अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष यदि आपको पूछ लिया जाए तो वो थी एनी बेसेंट जी। कौन थी? एनी बेसेंट जी कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। कब? 1917 में। और आपको बताया गया था पिछली वीडियो में, जो एनी बेसेंट है वो आयरलैंड से संबंधित थी। 1893 में भारत आई थी और 1893 में आपको बताया गया था कि महात्मा गांधी जी विदेश गए थे। 1893 में भारत की तरफ से जो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन था उसमें भाग लिया था स्वामी विवेकानंद जी ने, और एनी बेसेंट ने भी उस धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में। ठीक है, और एनी बेसेंट को भारत में माँ बसंती के नाम से जाना जाता है, देवी बसंती भी कहा जाता है। उन्होंने भारत में होम रूल लीग की भी स्थापना की थी। और इन्होंने BHU मदन मोहन मालवीय के साथ में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की। यानी बहुत से काम किए थे एनी बेसेंट ने, जिनमें बहुत से अपने अच्छे कार्यों के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए एनी बेसेंट को जानते हैं। तो ये फिर कांग्रेस की कब बनी? 1917 में पहली महिला अध्यक्ष भी बनी थी। ठीक है, और ये भारत में थियोसॉफिकल जो सोसाइटी है उसके प्रचार प्रसार के लिए भारत में आए थे एनी बेसेंट जी। उसके बाद में पढ़ते हैं 1917 के बाद 1924 का अधिवेशन। ठीक है, 1924 का अधिवेशन है वो इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसमें महात्मा गांधी जी को अध्यक्ष बनाया गया था। यानी कहाँ पर हुआ था ये अधिवेशन? बेलगांव में हुआ था।
कहाँ पर हुआ था? बेलगांव में ये अधिवेशन 1924 का अधिवेशन हुआ था। और इसमें क्या था, महात्मा गांधी को अध्यक्ष बनाया दिया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी जी। और कांग्रेस के महात्मा गांधी जी केवल एक बार ही अध्यक्ष बने। ठीक है, यानी आपको पूछ लिया जाए कि महात्मा गांधी जी कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष रहे, तो केवल एक बार, यानी केवल एक बार अध्यक्ष रहे। ठीक है, इसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम करते हैं। और किस अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? वो बेलगांव अधिवेशन। कब हुआ था? 1924 में। इसके बाद का जो अधिवेशन है वो हम पढ़ते हैं 1925 का अधिवेशन। 1925 का जो अधिवेशन है वो क्यों पढ़ते हैं हम, क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि 1925 के अधिवेशन में किसी भारतीय महिला को पहली बार कांग्रेस की अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक, पहली बार महिला अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो वो 1917 में एनिवर्सरी बनी थी। लेकिन पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, क्या पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो वो कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। और कहाँ पर अधिवेशन हुआ था? कानपुर का अधिवेशन था। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू जी के अधिवेशन के अध्यक्ष हुई। और ये थी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। ठीक है जी, यदि आपको पूछ लिया जाए कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस की, तो वो थी सरोजिनी नायडू जी। और वैसे पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट जी, 1917 में बनी थी जो। ठीक है, इसीलिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। उसके बाद हम पढ़ेंगे 1929 का अधिवेशन। 1929 का जो अधिवेशन है वो क्यों इम्पोर्टेंट है? वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1929 का जो अधिवेशन हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग को उठाया गया था। इसके अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। और कहाँ पर हुआ था? ये लाहौर में हुआ था। ठीक है जी। और जो आपने के पीछे पढ़ा है कि स्वराज्य की मांग, तो स्वराज्य की जो मांग है वो तो उठाई गई थी 1906 के अधिवेशन में। इसके 1906 के अधिवेशन में उठाई गई थी, लेकिन यहाँ पर पूर्ण स्वराज्य की मांग को उठाया गया था। यदि आपको पूछ लिया जाए कि स्वराज्य की मांग को कब उठाई, तो 1906 के अधिवेशन में। और पूर्ण स्वराज्य की मांग है वो 1929 के अधिवेशन में उठाई गई थी। तो ये अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? लाहौर में। अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। लाहौर में अधिवेशन हुआ था। और ये एक बार पूछा गया था कि जो 1929 का अधिवेशन हुआ किस नदी के किनारे हुआ, तो रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे अधिवेशन हुआ था। ठीक है जी, किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे ये अधिवेशन हुआ था। और इसमें क्या है? पूर्ण स्वराज्य की मांग को उठाया है। पूर्ण स्वराज्य की मांग। ठीक है, तो क्या है? पूर्ण स्वराज्य की मांग कब उठाई है? 1929 में लाहौर अधिवेशन में उठाई गई थी। पंडित जवाहरलाल उनके अध्यक्ष थे। तो इसी के बाद हम 30 जनवरी 1930 को, इसी के बाद हमने 26 जनवरी 1930 को पहला, ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि पहला सांकेतिक स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? यानी इसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लाहौर अधिवेशन के बाद 26 जनवरी 1930 को पहला सांकेतिक स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ठीक है, ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखना कि सांकेतिक, इस शब्द को याद रखना कि पहला सांकेतिक स्वतंत्रता दिवस है। वैसे स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं 15 अगस्त को मनाते हैं, लेकिन 26 जनवरी को पहला सांकेतिक दिवस मनाया गया। और आगे चलकर आप पढ़ोगे कि इस 26 जनवरी की बहुत ये महत्वपूर्ण डेट है। 26 जनवरी 1950 को फिर इसी डेट को जिंदा रखने के लिए हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है जी,
क्योंकि हमारा संविधान वो पहले बन के तैयार हो गया था, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया है, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पहला सांकेतिक स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो अब हम पढ़े हैं भाई 1929 तक आ ली है। अब पढ़ते हैं 1937 का अधिवेशन। 1937 का जो अधिवेशन है वो हुआ था फैजपुर में। कहाँ पर हुआ था? फैजपुर में 1937 का अधिवेशन हुआ था, और इसकी अध्यक्षता भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि एकमात्र अधिवेशन था जो गांव में हुआ, एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है कि एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जो गांव में हुआ था, ठीक है। कब? कौन सा? 1937 का अधिवेशन, फैजपुर अधिवेशन, ठीक। और उसके बाद हम पढ़ते हैं 1938 का अधिवेशन। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इनकी जो अध्यक्षता थी, इनकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। क्या की थी? सुभाष चंद्र। और ये कहाँ पर हुआ था? हरिपुरा, हरिपुरा में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने, ठीक है। और इसी अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र जी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, और इससे महात्मा गांधी जी नाराज भी होते हैं, क्योंकि वो किसी और का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, और सुभाष चंद्र बोस को बना दिया जाता है। बाद में सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा भी दे देते हैं, और उस क्या फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं बाद में। तो हमने 1938 तक पढ़ लिया है। अब जो एक दो इम्पोर्टेंट और हैं उनके बारे में और पढ़ेंगे, और उसके बाद सारे जो जितने भी इम्पोर्टेंट अधिवेशन वो कवर हो जाएंगे। 1938 के बाद 1946 और 1950 का पढ़ेंगे। 1946 का अधिवेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि एक बार पूछ लिया गया था कि भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय या फिर स्वतंत्रता के समय जो अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये जो 1946 का क्या था, मेरठ में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जे.बी. कृपलानी ने, जे.बी. कृपलानी ने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। जे.बी. कृपलानी 1946 का जो अधिवेशन था। यानी क्या पूछा जाता है कि भारत पाक विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी, ठीक है, जे.बी. कृपलानी थे। उसके बाद एक अधिवेशन और पढ़ेंगे 1950 का अधिवेशन, और इनकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी 1950 का अधिवेशन। पहले ये बताओ कि हुआ कहाँ पर था? नासिक में हुआ था। कहाँ पर? नासिक में। और इनके जो अध्यक्ष थे वो थे पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन जी। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जब संविधान लागू हुआ तब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तब पुरुषोत्तम दास टंडन जी उनके कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है जी। यानी संविधान लागू होने के समय, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए। तो आज हमने जो इम्पोर्टेंट जितने भी अधिवेशन हुए हैं कांग्रेस के वो हमने कवर कर दिए हैं। और कांग्रेस के बारे में 1934 का अधिवेशन, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष रहे हैं। और कांग्रेस के बारे में लॉर्ड कर्जन था, उसने एक बात कही थी कि कांग्रेस है वो अपने जीवन की जो अंतिम घड़ियां हैं वो गिन रही है। क्या कहती है? कांग्रेस अपने जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही है, और मैं इसे अपने दम पर, अपनी इच्छा से, क्योंकि मैं इसे अपनी इच्छा से मरते हुए देखना चाहता हूँ। लॉर्ड कर्जन ने क्या कही थी कि जो कांग्रेस है वो अपने जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही है, और मैं इसे अपनी इच्छा से मरते हुए देखना चाहता हूँ। ये किसका विचार था? लॉर्ड कर्जन का, ठीक है जी।
तो हमने जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो कवर कर दिए हैं। एक बार हम इनका रिवीजन कर लें जल्दी से 2 मिनट में, उसके बाद क्लास ऑफ करते हैं, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। पहले इनका नाम है भारतीय राष्ट्रीय संघ होता था, और जो कांग्रेस जो नाम है वो दिया था दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। इनकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को होती है। 28 दिसंबर को हमने कांग्रेस दिवस मनाते हैं इसलिए। और इसकी जो स्थापना है वो की थी A.O. ह्यूम ने। और इसके जो पहले अध्यक्ष बने थे वो बने थे W.C. बनर्जी। संस्थापक तो थे A.O. ह्यूम, लेकिन पहले अध्यक्ष पूछे जाए वो थे W.C. बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। और जो पहली जो बैठक हुई थी वो हुई थी बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, ठीक है। और इस बैठक में, पहली बैठक में 72 सदस्यों ने भाग लिया था। और आपने पढ़ा होगा कि दांडी मार्च में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 78 सदस्यों ने भाग लिया था। कई बार ये पूछा जाता है कि दांडी मार्च में की यात्रा में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 78 सदस्यों ने। जबकि कांग्रेस के जो प्रथम बैठक उसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया था। और उनमें से हरियाणा के भी एकमात्र व्यक्ति थे, वो थे राय बहादुर मुरलीधर जी, ठीक है। और ये जो बैठक थी इसकी वो होनी थी पुणे में, लेकिन वहाँ पर हैजा फैलने के कारण इसे मुंबई में शिफ्ट कर दिया जाता है, ठीक है। फिर हमने 3 इम्पोर्टेंट क्या पढ़े। और इस वायसराय, एक क्वेश्चन रह गया था भाई कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय वायसराय कौन थे, ठीक है। तो वायसराय थे लॉर्ड डफरिन, ठीक है। कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय वायसराय कौन थे? वो थे लॉर्ड डफरिन। और यदि आप ये पूछ लिया जाए कि 1857 की क्रांति के समय की जो क्रांति हुई थी उसके समय वायसराय कौन थे, तो वो थे लॉर्ड कैनिंग, यानी गवर्नर जनरल। वायसराय तो 1857 की क्रांति के बाद में जो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो 1857 की क्रांति के समय थे लॉर्ड कैनिंग, और जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय थे लॉर्ड डफरिन। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया ये भी। तो हमने फिर 1886 का पढ़ा, 87 का, 88 3 रेगुलर पढ़े, क्योंकि 86 में पहले पारसी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया गया था, 87 में पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, 88 में पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा 1896 का अधिवेशन। वो इम्पोर्टेंट क्यों था? उसमें पहली बार राष्ट्रीय गीत को गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता की थी रहीमतुल्ला जी ने, ठीक है। और उसके बाद में पढ़ा हमने 1905, 6, 7 3 लगातार पढ़े। 3 लगातार क्योंकि 1905 में पहली बार स्वराज्य की मांग स्वदेशी की मांग को उठाया गया था। 1906 में पहली बार स्वराज्य की मांग को उठाया गया। और 1907 में कांग्रेस 2 गुटों में विभाजित होती है, नरम दल और गर्म दल में। उसके बाद हमने पढ़ा 1911 का अधिवेशन। 1911 में पहली बार राष्ट्रीय गान को गाया गया था, लेकिन उस समय राष्ट्रीय गान नहीं, राष्ट्रीय इसे स्वागत गीत कहते हैं। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत है, इनको जो दर्जा है वो दिया गया था 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक में से दर्जा दिया गया था। यानी राष्ट्रीय गान का दर्जा कब मिला था? 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रीय गीत को भी, और एक राष्ट्रपति का पद नियुक्त किया गया था अंतिम बैठक में। ये 3 महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा 1916 का अधिवेशन। 1916 का अधिवेशन में क्या आता है कि कांग्रेस ना मुस्लिम लीग भी कांग्रेस में सम्मिलित हो गई थी, जो नरम दल और गर्म दल थे वो भी इसमें सम्मिलित हो गए थे। उसके बाद 1917 में पहली बार किसी महिला को अध्यक्ष बनाया गया था, वो कौन थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के बारे में हमने फुल जानकारी पढ़ी। उसके बाद में 1924 में महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, पहली बार किसी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और 1924 में वो कहाँ पर होता है? बेलगांव में। उसके बाद में 1925 का अधिवेशन, उसमें क्या है? कानपुर में सरोजिनी नायडू जी पहली बार अध्यक्ष बनाई जाती है, यानी पहली महिला अध्यक्ष भारतीय, यानी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। वैसे महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट जी, लेकिन पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू जी। उसके बाद हमने 1929 का अधिवेशन पढ़ा। 1929 के अधिवेशन में क्या है? लाहौर अधिवेशन हुआ था। इसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग को उठाया गया था। और इसी के बाद 30 जनवरी 1930 को पहला सांकेतिक स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया। उसके बाद हमने 1937 का अधिवेशन पढ़ा, फैजपुर। ये महत्वपूर्ण क्यों था? क्योंकि ये पहला अधिवेशन था जो गांव में हुआ। उसके बाद 1946 का अधिवेशन
पढ़ा। उसके बाद में 1950 का अधिवेशन पुरुषोत्तम दास टंडन जी अध्यक्षता की इनकी, और 1946 में JB कृपलानी जी ने अध्यक्षता की थी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब पेश होंगे अगली वीडियो के साथ कल। तो धन्यवाद, थैंक यू।